दोस्तों नमस्कार। आजादी की वर्षगांठ के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 75 बरस पूरे हो गए। यह अमृतकाल का दौर है और इन 75 बरस की यात्रा के वक्त लाल किले के प्राचीर से तमाम प्रधानमंत्रियों ने इस देश को संबोधित किया है। हर की आंखों में आने वाले वक्त को लेकर सपना और मौजूदा वक्त में भारत की परिस्थितियों को उभारने का जिम्मा रहा है। नेहरू से लेकर मोदी तक इस यात्रा के साथ अगर चलेंगे तो आपके जहन में बनते बनते भारत और आने वाले वक्त के भारत को लेकर कई भाषण याद आएंगे। लेकिन एक सवाल हर जहन में रहता है कि आखिर 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कहेंगे क्या? क्या अपनी सरकार का गुणगान उन्हें करना चाहिए? अपने सामर्थ्य को बतलाना चाहिए? इस देश की परिस्थितियों से आंखें मूंद कर आने वाले वक्त में कौन सा सपना उनकी आंखों में है, इस बात का जिक्र करना चाहिए? और इन सब का लब्बो लुबाब एक आदर्श वाक्य की तरह, यानी एक आदर्श स्थिति के साथ राजनीति के शुद्धिकरण का जिक्र करते हुए तमाम बातों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। 15 अगस्त 2022 कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अमृतकाल का यह वक्त है। आने वाले वक्त में दुनिया के सामने पहली बार जिस चुनौती के साथ भारत भी खड़ा है, उसमें उसके मुश्किल और आसान हालात का जिम्मा देश के प्रधानमंत्री की नीतियों पर ही टिका है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां आकर खड़ी हो रही हैं, होने वाली है। इस देश के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां लगातार लोगों से रूबरू करा रही है और इस देश की सरकार को संदेश भी दे रही है, हालात शायद ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सपना देखा 2047 का। 1947 से 2047 यानी 100 बरस की इस यात्रा के बीच आने वाले वक्त में जो 25 साल होंगे, उसमें भारत विकसित हो जाए, उसमें भारत के भीतर गुलामी का कोई अंश नहीं बचे। भारत के लोग एकता एकजुटता के साथ खड़े नजर आए। भारत अपनी विरासत पर गर्व करना सीख ले। भारत के नागरिक अपने कर्तव्य को निभाएं और उस कर्तव्य के आसरे इस देश को मजबूत बनाएं। यही वो प्रण है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से 2047 को लेकर जिया है। लेकिन सवाल लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री के भाषण के इंतजार का है। एक ऐसा भाषण जब प्रधानमंत्री ने सन 2013 में प्रधानमंत्री ना रहते हुए लाल किले के प्राचीर को अपने पीछे खड़ा करके दिया था, अगर उसे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं था, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री बनने की चाहत से ठीक पहले उनका वह भाषण था जो इस देश के प्रधानमंत्री को चेता रहा था कि देश के प्रधानमंत्री को कैसा होना चाहिए। उसे फिक्र अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए, उसे फिक्र भूखमरी की होनी चाहिए, उसे बेरोजगारी की फिक्र होनी चाहिए, उसे इस देश की करेंसी रुपए का फिक्र होना चाहिए, उसकी विदेश नीति, उसकी आर्थिक नीति, उसकी सामाजिक परिस्थिति, इन सब बातों का जिक्र होना चाहिए। और शायद घपले घोटाले इस देश के भीतर में नहीं होने चाहिए। राजनीति का कॉरपोरेटीकरण और कॉरपोरेट का राजनीतिकरण के बीच प्रधानमंत्री को खड़े नहीं होना चाहिए। 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हुए 15 अगस्त 2013 को उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के जो लाल किले के प्राचीर से दिया गया, उसके तुरंत बाद दिया था। आज वो दिन क्यों याद आ रहा है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इस देश की हकीकत की जमीन से पर्दा ढकते हुए उस चकाचौंध की दिशा में सपने पालने के लिए इस देश को बेचैन किया, जहां पर वह तमाम जिम्मेदारियों से कहीं पल्ला तो नहीं झाड़ रहे हैं। कोई वादा इस देश के साथ नहीं किया गया, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से किया गया हर वादा अभी अधूरा है, जो बीते 8 बरस में इस देश ने देखा और सुना। हर सांसद का एक गांव को गोद लेने का सपना आज की तारीख में मटिया मेट हो चला है। किसानों की दुगनी आय शायद उनके लिए एक परेशानी का सबब है। इस देश के भीतर में नौकरियां कितनी मिलेंगी यह भी कोई नहीं जानता है, और इस देश में बुलेट ट्रेन भी कब चलेगी
कोई नहीं जानता है। हर व्यक्ति के सर पे छत होगा, वो छत उसकी अपनी होगी, यानी वो घर उसका अपना होगा। सपना तो यह भी देखा गया और बताया गया और वादा भी किया गया। लेकिन इन सब से इतर 15 अगस्त 2022 क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों इसे अमृतकाल के तौर पर देखा जाए और जब कोई पड़ाव आता है, उस पड़ाव के आगे वाले पड़ाव को लेकर कोई लकीर खींच देना लाल किले के प्राचीर से कितना शोभा देता है या कितना सही है, इसका फैसला आज आपको खुद करना होगा। क्योंकि मौका मिले तो इस देश के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस के भीतर और उस आरएसएस की सभाओं में जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। वहां पर जो वक्तव्य होते हैं वो भारत को स्वर्णिम परिस्थिति में ले जाते हैं। वहां पर संघ के प्रचारक जो होते हैं, जिन बातों का जिक्र करते हैं, वो एक आदर्श वाक्य होता है। उस आदर्श वाक्य में भारत की वैसी परिस्थिति होती है जिस भारत को बनाने और देखने का सपना हर कोई देखता समझता है। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री का है, सवाल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण का है। तो क्या कोई प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक के तौर पर लाल किले के प्राचीर से जिस सपने को संजोए और उस सपने को बताने लग जाए, तो क्या वाकई इस देश की विदेश नीति, इस देश की आर्थिक नीति, इस देश की सामाजिक परिस्थिति और इस देश के भीतर जो स्थितियां हैं उसको लेकर दुनिया में जिन बातों को लेकर चर्चा हो रही है, क्या उस पर जवाब देने की जरूरत होती नहीं है? दरअसल जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तब आप ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जिससे इस देश के नागरिकों की भावनाएं कुलांचे मारने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद यह शख्स ठीक कह रहा है और शायद यह शख्स जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उसके बाद इस देश के हालात वाकई बेहतरीन हो जाएंगे। लेकिन जब भ्रष्टाचार का जिक्र होता है, जब भाई भतीजावाद का जिक्र होता है, तो क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता इससे अछूती है या फिर अछूती नहीं भी है? और अगर सरकारी आंकड़ों में भी सब कुछ साफ है तो उसने कौन सी कार्रवाई की है? क्या इस दिशा में देखने की स्थिति में प्रधानमंत्री खुद को खड़ा होता नहीं पाते हैं? किसको नहीं पता है कि इस देश में बैंकों की लूट 2014 के बाद से इस देश के 75 बरस के आजाद के इतिहास में, यानी आजादी भारत को जब मिल गई उसके बाद की परिस्थितियों में सबसे ज्यादा इन 8 बरस में बैंकों को खोखला किसने किया है और यह तादाद इस दौर में सबसे ज्यादा क्यों है? सत्ताओं का कॉर्पोरेटाइजेशन इससे पहले भी हुआ है, लेकिन सवाल है कि कॉरपोरेट ही इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने लगे और इस देश के सार्वजनिक उपक्रम कौड़ियों के भाव अगर कॉरपोरेट को सौंपे जाने लगे तो दो सवाल हर जहन में होने चाहिए। पहला सवाल यह कि जिस राजनीतिक और सांस्थानिक शुद्धिकरण का जिक्र आरएसएस करता है, आरएसएस के किसी भी सरसंघचालक से पूछिएगा वो कहेगा कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन हमारे यहां से, चाहे वो जनसंघ का दौर हो या बीजेपी का दौर हो, हमारे यहां से निकलकर जो राजनीति में जाते हैं, हमारा पाठ तो राजनीतिक शुद्धिकरण का रहता है। आज यही शब्द प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा। राजनीतिक शुद्धिकरण और सांस्थानिक शुद्धिकरण शब्द का भी इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री का काम शुद्धिकरण देखना नहीं है, बल्कि संवैधानिक पद पर बैठकर इस देश की परिस्थितियों को, इस देश के आम और बहुसंख्य तबके के अनुकूल उनकी जिंदगी जीने के तौर तरीके को एक सामान्य परिस्थिति में न्यूनतम जरूरतों से इतर आगे ले जाने का होता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो 3 बातों का जिक्र यहां बहुत महत्वपूर्ण है। जो करप्ट हैं उनको लेकर सरकार की एजेंसियां अगर काम कर रही है और अगर सिस्टम ही करप्ट है और उस सिस्टम करप्ट के हिस्से में सरकार की एजेंसियों का योगदान बराबर का है, तो फिर आप किस करप्शन को पकड़ेंगे? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस देश में लोकतंत्र को डिगाने और लोकतंत्र को बनाने, यानी भारत में राजनीतिक सत्ता का बनाना और हटाना, वह लोगों से जुड़ा है, नागरिकों से जुड़ा है, जो वोट डालते हैं उनसे जुड़ा है। लेकिन वोट देने के बाद भी अगर सत्ता परिवर्तन नोटों के आधार पर, धमकी के आधार पर,
खौफ के आधार पर विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त के साथ होने लगे तो लोकतंत्र इस दौर में कहां पर है, यह भी सोचना होगा। यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल जैसे ही परिवारवाद का आता है, उसमें एक गूंज यह भी है कि इस मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए 106 सांसद जो बीजेपी से हैं, उनके परिवार का कोई ना कोई शख्स राजनीति में ना सिर्फ रहा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर उसने सत्ता भी भोगी है और इस देश के मंत्री पदों को भी देखा है। तो परिवारवाद के दायरे में वह भी आते हैं, और जिस परिवारवाद के दायरे में कांग्रेस के लोग आते चले गए, उनमें से बहुत परिवारवाद के खांचे से निकलकर अगर वह बीजेपी उन्हें अपने साथ ले आती है या बीजेपी साथ आ जाती है, तो यह लोकतंत्र का एक त्रासदीदायक चेहरा है। इन तीन सवालों के इर्द गिर्द हमें लगता है कि मौजूदा भाषण को आज समझने की जरूरत है, क्योंकि जब इस बात का जिक्र होता है कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा, तो जिक्र यह करना होगा कि इसी लाल किले के प्राचीर से $5 ट्रिलियन का सपना मौजूदा सत्ता ने इस देश को दिखाया था। लेकिन उस सत्ता के सपने दिखाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था उस वक्त जितनी थी उसके नीचे मौजूदा वक्त में क्यों चली गई, इसका जवाब कौन देगा? शायद उन्हीं आर्थिक नीतियों का मंथन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री किसी अभिभावक के तौर पर अगर इस देश को बताएं और समझाएं तो शायद बेहतरीन होगा। सवाल यह नहीं है कि लाल किला का प्राचीर इसलिए नहीं होता है, संसद इसके लिए है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में दिए गए भाषण इसके लिए है, जी नहीं। लाल किले का प्राचीर इस देश के प्रधानमंत्री को यह ताकत देता है कि वह इस देश के भीतर के हर उस नागरिक को, चाहे वो आखिरी पायदान पर हो या पहले पायदान पर बैठा हो, उनको एक समान तरीके से देखने की परिस्थिति में लाने की दृष्टि उनके भीतर आ जाए। इसे स्टेट्समैन कहते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी आदर्श वाक्य की तरह हर उस सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की तर्ज पर, जैसे आरएसएस के भीतर एक आदर्श भारत की परिकल्पना छुपी हुई है, जहां पर हिंदुत्व का राग भी होगा, आने वाले वक्त में हर कोई हिंदू दायरे में भी होगा और राम राज्य की परिस्थिति होगी, मनुस्मृति का जिक्र होगा, वेदों का जिक्र होगा, सब जिक्र कर लें, लेकिन इस देश के नागरिकों का पेट भरा हुआ है या नहीं है? इस देश में हर किसी को शिक्षा मिल रही है या नहीं है? इस देश में स्वास्थ्य सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर जो है, वह पूरी तरह कितना खुला हुआ है और लोगों के लिए वहां पर इलाज होता है या नहीं है? जय जवान जय किसान, उस वक्त देश अनाज के संकट से गुजर रहा था और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जब उस संकट से बाहर, क्योंकि सन 2021वीं सदी में कदम रखते रखते भारत अनाज से परिपूर्ण हो गया था, इस देश में लोगों ने देखा था हरित क्रांति का दौर, इंदिरा गांधी का वो कालखंड था। हरित क्रांति हुई, जगजीवन राम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उस कालखंड से जब आगे निकलेंगे तो जय विज्ञान जब जोड़ा, तो उसके बाद इस देश ने मिसाइल मैन को राष्ट्रपति बनते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में देखा था। और आज जब अनुसंधान का जिक्र किया गया, यानी जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो दो सवाल हर जहन में होने चाहिए। पहला, विज्ञान हमेशा अनुसंधान से जुड़ा होता है, यह एक शब्द का चक्कर भी है। और दूसरी परिस्थिति, अनुसंधान का मतलब वह रिसर्च होता है जिस रिसर्च पर भारत दुनिया के आखिरी देशों की कतार में है, जहां पर रिसर्च के लिए पैसा देने की ताकत उसके बजट में नहीं है। और भारत सबसे कम पैसा रिसर्च के तौर पर खर्च करता है, और यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत साइंटिफिक तरीके से अगर आप परिस्थिति को समझिए तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 14,217 करोड़ का है। उसमें जब डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट उसमें 3 हिस्सों में बांटा जाता है, उसके ऊपर 6,000 करोड़ रुपया खर्च। डीएसआईआर यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च 5,636 करोड़ रुपए, और डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2,518 करोड़ रुपए। इस 14,217 के भीतर इमारतों के रखरखाव से लेकर वेतन, पेंशन और सारी चीजें हैं। और उसके बाद जब रिसर्च का जिक्र होता है तो एक सवाल हर किसी के जहन में आना चाहिए कि दुनिया के बाजार में
जब किसी देश के भीतर जो रिसर्च हो रहे होते हैं उन रिसर्च को वहां पर बताया और रखा जाता है। इस दौर में भारत शायद 75 बरस के इतिहास के अगर औसत निकालना शुरू किएगा तो सबसे निचली पायदान पर खड़ा है। नारों से देश चलता नहीं है, लेकिन नारों से संगठन चल जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन नारों से चल जाते हैं। और शायद इसीलिए जब नारे ये लगते हैं कि जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे, ये नारा है लाल किले के प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री का। धरती से जुड़ना प्रकृति से जुड़ना है, धरती से जुड़ना अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ना है, धरती से जुड़ना आत्मनिर्भरता की निशानी है, धरती से जुड़ना स्वावलंबन की परिस्थिति है, धरती से जुड़ना सरोकार बनाने की स्थिति है। जिस भी परिप्रेक्ष्य में लाकर खड़ा कीजिए, मौजूदा वक्त में भारत की आर्थिक नीति, भारत की वैदेशिक नीति और भारत का बड़ी तादाद में जो इंपोर्ट माल होता है यानी जो आयात होता है, इन तीन परिस्थिति के इर्द गिर्द आइएगा तो पता चलेगा हम घाटे में हैं। व्यापार घाटे के साथ है, इकोनॉमी धराशायी है और इन सब के बीच हम यहाँ के लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए जो अनुसंधान नारा जोड़ दिया गया, उस अनुसंधान के लिए हम कुछ खर्च कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि विचार और ज्ञान सीमा नहीं देखते हैं, वो सीमा के पार चले जाते हैं और उसका प्रभाव दुनिया पर पड़ता है। इसीलिए नारा आप दे सकते हैं कि जब ऊंचा उड़ेंगे तो ही विश्व को समाधान दे पाएंगे। कहने से काम नहीं चलेगा तो क्या प्रधानमंत्री का भाषण एक ऐसे प्रचारक का भाषण है जो सिर्फ एक आदर्श वाक्य के तहत उन परिस्थितियों को रख रहा है कि आने वाले वक्त में हमें ऐसा होना चाहिए? तो मौजूदा वक्त की जिम्मेदारियों से पल्ला प्रधानमंत्री नहीं झाड़ सकते हैं, आरएसएस झाड़ सकता है। वो सत्ता में नहीं है, उसके पास राजनीतिक शुद्धिकरण की उपाय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर राजनीतिक और संस्थानिक शुद्धिकरण, उस करप्शन पर नकेल कस के करना चाहते हैं जो करप्शन सिस्टम में तब्दील कर दिया गया और उसी दायरे में तमाम संस्थान काम करने लगे, तो फिर जो संस्थान करप्शन पर नकेल करने के लिए निकलेगा, यह मानकर चलिए वह राजनीतिक मिजाज के साथ चल रहा होगा या फिर डराने और खौफ पैदा करने की दिशा में चल रहा होगा। प्रधानमंत्री का लाल किले के प्राचीर से भावुक होना भारत की नारियों को लेकर यह एक अच्छा संदेश है, लेकिन इस संदेश के साथ भय इस बात का है कि प्रधानमंत्री फिलहाल कानूनी तौर पर और संवैधानिक परिस्थितियों के साथ बंधे हुए हैं। यानी इस देश में नारियों पर होते अत्याचार को लेकर उनके अपने शासित राज्य, जो बीजेपी शासित राज्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें मध्य प्रदेश है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, उसमें राजस्थान भी आता है। अगर इन तीन राज्यों का ही अध्ययन कर लीजिए तो नारियों को लेकर जो अत्याचार का किस्सा इस देश के डाटा बैंक में निकल कर आता है, जिसको हम लोग एनसीआरबी का डाटा कहते हैं, उसमें यह तीन राज्य अव्वल क्यों है और यहां पर नकेल कस पाने की स्थिति में क्या लाल किले के प्राचीर से भावुक होकर व्यक्त किया जाए या इसे रोकने का प्रयास कानूनी और सामाजिक तौर पर करने की स्थिति में सरकारें आकर खड़ी हो जाएं? एकजुटता, इसका जिक्र भी 2047 के मद्देनजर किया गया है। एकजुटता और एकता, इस देश के तमाम नागरिक बराबर हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म को लेकर हों। लेकिन जब राजनीतिक सत्ताएं लोगों को जाति और धर्म में बांटकर न सिर्फ काम करना शुरू कर दे, बल्कि ओहदे भी और पद भी और मुनाफा भी उन्हीं के हिस्से में जाए जो राजनीतिक तौर पर जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर खुद को व्यक्त करते हुए जुड़े हुए हों, तो फिर 2047 का सपना एक आदर्श वाक्य की तरह लग सकता है, लेकिन इसको हकीकत का जामा पहनाएगा कौन? जिक्र इस बात का भी किया गया कि दरअसल एकता एकजुटता के साथ अपनी विरासत पर भी गर्व करना आना होगा। भारत की विरासत क्या है? भारत की विरासत इस बहुमुखी समाज के भीतर जो अलग अलग लोग परिधानों के साथ, भाषाओं के साथ और धर्म के साथ जो एकजुटता इस देश की परिस्थिति है, यही तो सांस्कृतिक पहचान भारत के भीतर की रही है। सवाल यह नहीं है कि हम नदी में क्या देखते हैं, प्रकृति में क्या देखते हैं,
मां और बेटी के तौर पर किसे मानते हैं? सवाल यह है कि यह शब्द सांस्कृतिक तौर पर कहीं लोगों को भावुक कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश को अगर आप साइंटिफिक, क्योंकि आपने जैव विज्ञान के साथ जैव अनुसंधान जोड़ा है, तो उस एस्पेक्ट में इस देश के विकास को देखने की जरूरत है। गुलामी से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति का मतलब क्या है? गुलामी से मुक्ति का सबसे बड़ा अंश तो इसी बात को लेकर है कि जो वादा आजादी के वक्त किया गया था, उन वादों पर मौजूदा वक्त में हम आगे निकलने की स्थिति में आए हैं, या उस दौर में जो वादे किए जा रहे थे, जब आजादी मिली, जब संविधान बना, तो उन्हीं वादों को छोड़कर हमने उसे राजनीतिक हथियार बना लिया। कहीं ऐसा तो नहीं किया हमने किया है ऐसा ही। और गुलामी का अंश इस बात को लेकर अगर मजबूत होता चला जाए, जो सरकारों की दया पर टिक जाए कि आर्थिक तौर पर किसे कौन सा पैकेज दिया जाएगा, यह एक राजनीतिक गुलाम मानसिकता पैदा करती है और सत्ता को जमींदार के तौर पर रखती है। क्या इससे मुंह मोड़ा जा सकता है? अगर नहीं मोड़ा जा सकता है तो फिर यह समझना होगा कि हमें जिस परिवारवाद को विरासत मानते हैं, जिस विरासत पर गर्व करते हैं, जिस सांस्कृतिक आज़ादी को हम अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं, जिस नर में नारायण खोजते हैं, जिस पौधों में परमात्मा खोजते हैं, उसके इर्द गिर्द अगर ताना बाना बुनेंगे तो सवाल सिर्फ इतना है कि मौजूदा वक्त में जय किसान, जय जवान, जय किसान के आगे जय विज्ञान और जय अनुसंधान की जरूरत क्या है? सवालों को करना और आंखों में सपने संजोना, सपनों को पूरा होते हुए देखना, या फिर हर सपने को तोड़कर हर एक नए सपने का ताना बाना बुनने की दिशा में ले जाना। लाल किला का प्राचीर कहीं कोई भ्रम तो पैदा नहीं करता है? और प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया भाषण क्या वाकई मौजूदा वक्त में अमृतकाल के मौके पर 100 साल पूरे होने की परिस्थिति में विकसित बनाने की दिशा में बढ़ते हुए कदम को लेकर सपनों के आश्रय इस देश को जिंदगी जीने की दिशा में तो नहीं ले जा रहा है, जहां पर वह इस राजनीतिक सत्ता के साथ जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर स्वर्णिम मौके पर प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सपनों का जिक्र करें, खुद के भावुक होने की परिस्थितियों को देखें, इस देश के भीतर को रुदन को सुनना बंद कर दें? हो सकता है। आखिरी सवाल, अमृतकाल के मौके पर 100 बरस आज़ादी के जब होंगे, हमने एक लकीर खींची है। ये लकीर ठीक वैसी ही है जैसी पिछले दिनों बजट में खींची गई थी। बजट में भी आने वाले 25 बरस को लेकर कुछ चीजें संजोई गई थी। आखिरी बात यह है कि बीते 8 बरस में इस देश के बैंकों को लेकर, इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर, इस देश के एजुकेशन सेक्टर को लेकर, इस देश के हॉस्पिटल्स को लेकर, इस देश में आम लोगों का इन सारी चीज़ों को पाने के लिए जद्दोजहद करते हुए महंगाई और कमाई से दूर होने की परिस्थितियों के साथ अगर सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही शब्द आएगा, और वो शब्द है आज़ादी की वर्षगांठ का दिन है, अमृतकाल का वर्ष है। ये उल्लास के साथ मनाइए और आज़ादी के जश्न में खो जाइए, हर घर तिरंगा लहराइए, और 100 बरस भारत की आज़ादी के जब पूरे होंगे उस वक्त की सत्ता की दिशा में देखना शुरू कर दीजिए। तब कौन प्रधानमंत्री होगा और उस वक्त वह प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से 100 बरस की यात्रा का जिक्र करेगा, या फिर आने वाले अगले 100 बरस को लेकर कुछ सपने संजोने का जिक्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।